हाय एवरीवन, तो आज हमारे साथ है सतीश सर, जिनको बहुत प्यार से बच्चे बाबा सर भी बुलाते हैं। एंड वी हैव अभिषेक भारतीय सर, जो काफी ज्यादा सालों से एक्सपीरियंस है गेट कैटेगरी में, सिविल इंजीनियरिंग लेते हैं। इनसे हम बात कर रहे होंगे गेट के फ्यूचर के बारे में, इनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, एंड काफी सारी कन्वर्सेशन जो तुम्हारे लिए इंसाइटफुल हो सकती है अगर तुम इन फ्यूचर गेट का एग्जाम देने वाले हो। तो सर स्टार्ट करते हैं आपसे। जैसे कि गेट की जर्नी स्टूडेंट की स्टार्ट होती है, राइट? बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं इस पर्टिकुलर जर्नी में। तो आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो आपके पॉइंट पे क्या चैलेंजेस थे, एंड आज के लाइफ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ में क्या चैलेंज है? क्या कुछ चेंज हुआ है, सिमिलर है, क्या सीन? हेलो डियर स्टूडेंट्स, जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, तो उस टाइम पे एक चीज़ ये होती थी कि जब कभी भी हमें कुछ भी ऐसे डाउट्स होते थे या कुछ भी हमें करने होते थे, तो हम रेफरेंस बुक की तरफ बहुत ज़्यादा भागते थे। तो रेफरेंस बुक से लिया, तो उस टाइम पे उतना ऑनलाइन से कंटेंट्स वाज नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर आज के डेट में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल है। जैसा कि अगर हम अनअकैडमी में देखेंगे तो हमारे में फ्री क्लासेस में भी बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाते हैं, हमें यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट सारे कंटेंट मिल जाते हैं। तो एक पॉइंट ये हुआ कि हमारे उस टाइम पे मोस्टली अगर हमें किसी से डाउट भी पूछना होता था, तो फिर हमें, अगर हम कहीं कॉलेज रीच आउट कर रहे हैं या फिर फोन पे नॉर्मली, तब उतना डाउट हम क्लैरिफाई होता था। और आज के जो टाइम पे है कि बेसिकली हम टेलीग्राम, इतने सारे डाउट सेशंस अवेलेबल हैं, और डाउट के लिए अनअकैडमी के चैनल्स भी हैं, तो वहाँ पर भी हम पोस्ट करते हैं इमीडिएटली। या तो कोई हमारा दोस्त हो, या फिर अगर एजुकेटर है, या फिर अगर कोई डेडिकेटेड सॉल्वर रहता है, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2-3 चैलेंजेस मतलब उस टाइम पे फेस करते थे, लेकिन आज के डेट में थोड़ी जर्नी स्मूथ हो चुकी है। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी ना कि जब हम पहले प्रिपेयर करते थे ना, तो हम स्ट्रिक्ट होते थे कि ये चीजें हमें फॉलो करनी है, वो एक ही रास्ता होता था। लेकिन आज के डेट में इतनी डाइवर्सिफाइड है, स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि क्या ये चीजें सही है, क्या ये चीजें, मतलब वो सेम सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली 4 जगहों से पढ़ के, मतलब उसको 4 सब्जेक्ट में जितना टाइम लगना चाहिए था, वो एक ही सब्जेक्ट में उसको उतना टाइम लग रहा है, और फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि नहीं अभिषेक सर? ट्रू सर, राइट। तो ये चीजें उस टाइम पे जो होती थी कि हम उस तरीके से फेस करते थे, आज की चीजों में वो थोड़ी सिंप्लीफाइड है। जो उस टाइम पे सिंप्लीफाइड थी, वो आज की चीजों में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो ये था थोड़ा सा पॉइंट। जिस सर इसको बोलते हैं लोग ट्यूटोरियल हेल्प। हाँ, कि आपने एक वीडियो देखी, यूट्यूब भी आपको ऐसे ही प्रमोट करता है ना। आपने Right. एक सब्जेक्ट की, मान लो आप एरेज से स्टार्ट करो, आपने एरेज की एक वीडियो देखी, हाँ, आपको 10 डिफरेंट एजुकेटर की एरेज की वीडियो दिखा देता है। अपने बच्चे के दिमाग में फोमो आ जाता है कि यार शायद इसने कुछ मिस कर दिया होगा, दूसरे के देखे। Right. वो दूसरे से तीसरे पे जाता है, एंड वो फर्स्ट बेसिक टॉपिक को 10 बार देख लेता है, फिर उसका ऐसे मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है। राइट। तो वो चीज आई फील सबको कहीं ना कहीं फेस होती है। बट वही फोमो वाली चीज आती है बीच में कि करना चाहिए कि नहीं करना। तो सर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई व्हेन इट कम्स टू, आपने खुद के एग्जाम दिया, तो उस टाइम से लेके अब तक क्या चेंज हुआ? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो आई स्टार्टेड माई करियर वेरी अर्ली। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 22. I started teaching, and it's around 8 years since I'm working in a gate category. And what I felt earlier, that, as I said, when things were not in your hands, आपको कहीं जाना पड़ता था, एक डेडिकेटेड कोचिंग में बैठना पड़ता था, समय देना पड़ता था, एंड देन आप उस चीज़ को आप टीचर्स पे रिलाई करते थे। जो टीचर्स आपको कंटेंट देते, यू ट्रस्ट ऑन दैट, और आप आँख बंद करके ट्रस्ट करके एग्जाम में बैठते थे, एंड यू गेट द रैंक। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो व्हाट आई फील, कंटेंट इज अवेलेबल एट योर टिप्स, बट द प्रॉब्लम इज द ट्रस्ट। यस। बच्चों को बहुत बार ये फील होता है कि शायद कंटेंट कम रह गया, एंड दे सर्च फॉर द मल्टीपल कंटेंट्स एवरीवेयर दैट इज अवेलेबल, एंड दैट्स व्हाई they are wasting their time most of the year. So I always advise the student that when you start your journey of your gate preparation, always ensure that with which teacher you want to learn. First, you make a search of that, and then you start your journey. The reason being, if you don't think before spending time, you will lose up your 1 month, 2 month. You will not even realize that, and when you get realization, you feel that you are already wasted that time. Yes. तो हमेशा हम बोलते हैं कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी ब्रांच के हो, आप हमेशा ये देखो कि पहले अपने जो मेंटर्स हैं उनको आप पहले सेलेक्ट कर रहे हो बिफोर स्टार्टिंग, एंड वंस यू स्टार्ट, बस एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, हैव ट्रस्ट ऑन देयर कंटेंट,
एंड जस्ट फॉलो देम। और सर बहुत बार बच्चे बोलते सर आपने बहुत तो दिया, मेंटर सेलेक्ट करो। अब मेंटर सेलेक्ट कैसे करें? तो इम्पॉर्टेंट ये होता है, मेंटर सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है अगर उनके कंटेंट से आपके PYQs लग रहे हैं, अगर उनके कंटेंट से आप कुछ नए क्वेश्चंस पे दिमाग लगा पा रहे हो, ठीक है, वो पहले चैप्टर में पता चल जाता है। ठीक है, एक होता है सर, देखो हम कभी भी मेंटर सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर फ्रेंड या माउथ टू माउथ, जब अपने फ्रेंड्स बताते हैं तब पता चलता है अच्छा हमें ये टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। बट मैं हमेशा होता हूँ डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। आप ये देखो कि आपसे क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं, अगर लग रहे हैं देन आई थिंक दैट मेंटर इज गुड फॉर यू। एंड सर जैसे हम किसी भी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कॉलेज लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हैं। तो कैसे वो डिस्ट्रैक्शंस को हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, कोई ऐसी टिप्स? देखो एक्चुअली ये बच्चों का ना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री होती है कि उनको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये सोचते हैं कि हम जो है वो कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करते हैं, हम जो है मोटिवेशन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ और ये जो भी व्यूअर्स जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे, उनको एक चीज समझ में आ जाएगी कि आई वुड बी सेइंग कि ट्राई टू फॉलो सम डिसिप्लिन। ठीक है, जैसे स्कूल में हमें सबसे बड़ी चीज जो सिखाई गई थी वो डिसिप्लिन सिखाया गया था। तो अब हम 5 दिन स्कूल जाते थे ना, तो छठे दिन या फिर जो 7वां दिन होता था ना, तो हमें जब सुबह हम उठते थे ना तो हमें एक फियर होता था कि यार आज भी स्कूल जाना है, भले से वो संडे क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हम डिसिप्लिन में थे। और आज की डेट में कैसा हो रहा है ना, आप एक दिन 6 घंटा पढ़ ले रहे हो, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, तीसरे दिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और फिर आप किसी भी एक एजुकेटर को बोलोगे कि सर वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, कि हम कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बोलूंगा आप डिसिप्लिन मेंटेन करो। अगर आप रोज 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो अगर आपने 10 दिन ऐसा लगातार पढ़ लिया, तो 11वें दिन आपको लगेगा कि काम करो, सबसे पहला काम मेरा है कि मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ और उसके बाद में उठता हूँ। अच्छा, ये चीज आपने भी फील की होगी और आई थिंक सब लोगों ने यहाँ पे फील किया होगा कि जब हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है हमारी और जब वो नजदीक में रहती है, तो हम 1 महीने जो होते हैं खूब मन लगा के पढ़ते हैं। जैसा सबको पता है कि हम लास्ट में ही थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब वो 1 महीना हम लगातार पढ़ते हैं, जब एग्जाम खत्म हो जाती है तो हमें ऐसा फील होता है यार अब करें क्या। अब एक फील होती है, एक डिसिप्लिन हो जाता था हाँ कि यार आज भी पढ़ लेते थे थोड़ा। तो आई वुड बी सेइंग कि ट्राई टू हैव अ डिसिप्लिन। ठीक है, एक बार अगर आपने वो मेंटेन कर लिया तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ आप डिसिप्लिन बनो, तो ये कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आएगी आपके पास। इसमें मैं एक वर्ड ऐड करूंगा, डिस्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम द वर्ड अट्रैक्शन। ठीक है, why we get distracted? Because we get attracted to those things जो हमको अपने गोल से डिविएट करते हैं। And if your goal is set कि why you want to do this, I never feel कि you can get attracted to anything else and you will never get distracted. तो अगर आपका गोल क्लियर है तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। सही बात। डेफिनेटली, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। जैसे सर ने बोला डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, सब कुछ आपको साथ में मिल जाएगा। बिल्कुल सर, जैसे कि हम बात करते हैं लाइक हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करने जाते हैं, चाहे वो IIT चाहिए या फिर गेट है या फिर कैट है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? तो अगर हम गेट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में आप काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहे हो, आपने पैटर्न देखा होगा, क्या उस पैटर्न में चेंजेस होते रहते हैं या उससे बच्चे को क्या इंटेंट देना चाहिए? मतलब उसी टाइप का पेपर आएगा या उसमें कुछ चेंजेस होंगे, उससे सिर्फ इंस्पिरेशन लेके सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट्स देखने हैं? तो कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं? मैं अपने बच्चों को हमेशा बोल रहा हूँ ये बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक मार्गदर्शन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठ के नहीं आते, पहला चीज। सेकंड पॉइंट, देखो आपके कॉन्सेप्ट्स वही है, आपके बेसिक्स वही है, वो तो बदलेंगे नहीं। जो बदलेगा वो पूछने का तरीका बदलता है। जैसे पहले के टाइम में अगर हम बात करेंगे बिफोर 2015, आपको नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, आपके बेसिक या रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस कम रहते थे। अगर आप 2015 ऑनवर्ड्स आप देखोगे, जो क्वेश्चन के पूछने का तरीका आ गया है वो ये चेक करते कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देते आपको, वो ये चेक करना चाहते हैं कि अगर आप फील्ड पे जाते हो तो फील्ड पे आप अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई कर पाओगे, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके बेसिक स्ट्रांग है। मैं हमेशा बच्चों को मेरा बहुत कॉमन है, मैं बोलता रट्टू तोता मत बनो, क्योंकि रट्टू तोता बनोगे ना तो आज तो तुम रट लोगे, लेकिन जब तुम्हारा एग्जाम का फेज आएगा ना, उस समय तुमको प्रॉब्लम होगी क्रैक करने में। उस समय तुमको प्रॉब्लम होगी कि जो भी तुमने पढ़ा है वो तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे।
तो जैसा कि मैंने बोला कि पहले के टाइम में होता था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते थे, तो उसके मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी नहीं आते, बट उसके रेशियो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अभी गेट आपसे एक ही डिमांड करते हैं, कोई भी एग्जाम आपसे एक ही डिमांड करता है कि आप अपने बेसिक्स को एकदम बेस्ट रखिए, ताकि अगर क्वेश्चन में वेरिएशन आता है, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेंथ ऑफ मैटर में क्वेश्चन उठाता हूँ जहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज हुआ। अब वो 3 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में तभी कोई बच्चा अप्लाई कर पाएगा जब उसको बेसिक क्लियर है कि भाई मेरे को ये अगर चाहिए तो इससे पहले मेरे को ये निकालना है, इससे पहले मेरे को ये निकालना है, अच्छा ये निकालने के मेरे को ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अगर उसको बेसिक जब तक क्लियर नहीं है तब तक वो इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं लगा सकता। तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि पेपर टफ या आसान होता है। पेपर इज ऑलवेज अ लेवल जो सिविल इंजीनियरिंग बच्चा या कोई भी इंजीनियरिंग का बच्चा बना सकता है, प्रोवाइडेड आपने उस तरीके से एफर्ट लगाया है, प्रोवाइडेड आपने उस तरीके से पढ़ा है। अब अगर सिंपल सा बात है, पढ़ोगे ही सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में आप जाके कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप टफ क्वेश्चंस बना सकते हो। बिल्कुल ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इवन अगर आप कभी मेरा यूट्यूब क्लास या कभी भी मेरा प्लस क्लास देखोगे, मैंने बच्चों को बोला है देखो मैं तुमको अंधेरे में रख के नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं उसी लेवल का पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। अगर तुमको पढ़ना है, अगर तुमको लगता है तुम इसके कैपेबल हो तो पढ़ो, अगर तुमको लगता है नहीं कैपेबल, अगर तुमको सिंपल क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज़ आप कोई और फॉलो कर लेना, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम तो क्रैक नहीं हो। तो जैसे कि आपने बोला कि एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हर फील्ड में हो रहा है, इज इट ओनली फॉर सिविल या फिर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो उसमें क्या चेंजेस देखें? बेसिकली जैसे कि अभी जैसे कंप्यूटर साइंस के अगर मैं सिर्फ गेट के पेपर के बारे में बात करूँ तो जैसे सर बता रहे थे कि 2-3 टॉपिक के मिक्स वाले क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, और वैसे ही अभी गेट में एक नया वर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम डेटा साइंस बोलते हैं। अभी तक तो उसका कोई पेपर नहीं आया है, लेकिन ये है कि गेट हमेशा इन चीजों पे ध्यान देता है कि जो रिसेंट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, पेपर का पैटर्न भी उसी तरीके से अब ये आते जा रहा है। हाँ, और आई थिंक मतलब आई डू नॉट हैव द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉलेज, लेकिन एक बेसिक जैसे टीचर होने के नाते मैं ये बोल सकता हूँ कि कभी भी उन चीजों पे ऊपर ध्यान दो कि एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन दूसरे कॉन्सेप्ट में, तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और ये बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन बनाने आ गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। तो आप 4-5 कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अब आप ये सोचो कि मैं ये 4-5 कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ। अगर आपने फ्रेम करना सीख गया क्वेश्चन को, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने, उसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने सीख जाओगे। सो दैट इज अ वेरी गुड इनपुट, यू नो, मैं अपने गुरु से लिया था और वो मैं अपने बच्चों को जो है वो बताता चलता हूँ। वो आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सेट करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सर आपने बात करी एक नई कैटेगरी लॉन्च हुई है, गेट DSAI, राइट? तो इसको आप कैसे देखते हो? मतलब स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज है इस साल कि किस टाइप का पेपर आएगा, किस टाइप के स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो थोड़े टेक बैकग्राउंड से नहीं है उन वो कैसे देखते हैं? मतलब आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? देखो, बेसिकली क्या हुआ था कि बहुत साल पहले गेट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था, तो फिर उसको कुछ टाइम के बाद में उन्होंने निकाल दिया। तो अभी उन्होंने डेटा साइंस लॉन्च किया है। तो आधे से ज्यादा बच्चों के दिमाग में ये है कि क्या ये फर्दर कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। बट इट्स अ वेरी सिंपल, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन। मतलब अगर आप कुछ भी यूज करो, अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब यूजेस AI, आप इंस्टा की रील्स देख रहे हो, दैट यूजेस द AI एल्गोरिथम। तो ये आगे चल के आपको यूज में ही आने वाला है। तो बेफिक्र रहो इस चीज के लिए कि डेटा साइंस और AI जो होगा कि इट विल नॉट बी द फ्रूटफुल, नो, इट विल बी द फ्रूटफुल, ठीक है। तो बेझिझक आप डेटा साइंस की तरफ जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट होगा वो गेट के लिए अपेयर हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इंडिया इज गिविंग, क्या कह सकते हैं कि द ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस और AI, बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। तो यू पीपल कैन अपेयर इट। और आई थिंक जो भी इंटरेस्टेड है, अभी हमारे कुछ फैकल्टी से बात हो रही थी कि देयर आर सम doctors, right, those who have done the MBBS, they are also interested to go for क्या कहते हैं कि AI। सर जैसे कि आपने बात किया, गेट ने भी इंट्रोड्यूस किया डेटा साइंस AI, तो ना बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मतलब गेट करने के बाद हम एमटेक करेंगे भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, उसके बाद भी जो हमारी जॉब है क्या वो सेफ रहेगी या नहीं रहेगी? मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार AI विल चेंज एवरीथिंग, AI के बाद तो जॉब्स ही नहीं बचेंगी,
तो इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब बच्चों के मन में डर आता है कि मैं जो चॉइस ले रहा हूँ, मैं गेट में 1 साल लगा के पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एमटेक करूँगा, तो क्या ये चॉइस सही है या मुझे कुछ और कर लेना चाहिए? तो ये भी डाउट आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मतलब एवरीथिंग जो होगा, जो सारी चीजें करेंगे वो मशीन में करेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। करवाने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए ही हमें, और कोई चीज अगर बिगड़ रही है तो उसे संभालने वाला भी तो चाहिए। तो डू नॉट वरी अबाउट इट कि सारी चीजें जो है हमारी जॉब इनसिक्योर है, या फिर अगर हमने एमटेक कर लिया और हमें सारी चीजें एआई करेंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अगर सारी चीज एआई करेंगी तो करवाने वाला भी वहाँ पे कोई ना कोई होगा, और वो आप भी हो सकते हो। बट यू नीड एक्सपर्टीज इनटू दैट। अगर वो एक्सपर्टीज है तो इनसिक्योरिटी तो कहीं पर भी नहीं। मेरे काफी जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनमें से बहुत लोग आईटी में जॉब करते हैं अभी फिलहाल के लिए। कलीग्स तो नहीं बोलूंगा, दोस्त बोलूंगा। तो वो आईटी में भी जॉब करते हैं, तो वो हमेशा मुझसे ऐसे या आपस में डिस्कस करते हैं कि यार मतलब अगर ये चीज आ रही, रिसेशन आ रही, तो क्या हमारी जॉब होगी या नहीं होगी। तो दूसरा वाला बोलता है यार कि सही बात है, अगर रिसेशन आ गया तो हमारी जॉब पे असर आएगा नहीं। तो मैं उनको यही सिंपल सा बोलता हूँ कि इट इज नॉट ऑल अबाउट कि आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आपके पास में टैलेंट है तो रहेगा, जॉब रहती है। एंड सर, आप जैसे यू हैव रिसेंटली जॉइंड अन अकेडमी, राइट? आप बहुत लाइक यू हैव टॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉर सो मेनी इयर्स। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या, व्हाट वुड यू बी ब्रिंगिंग टू द टेबल, एंड क्या ऐसा नया होने वाला है जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा इन अन अकेडमी? जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि हम बच्चों के लिए पहले ऐसा होता था कि जब वो 3rd ईयर में होता है तो उसके पास में से 2-3 रास्ते होते हैं। वो ये सोचता है कि मैं गेट भी करूँ, मैं प्लेसमेंट भी अगर मिल जाए तो मुझे काफी अच्छा होता है। क्योंकि हम समझ सकते हैं स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, और भी दोस्त लोग के ऐसे प्रेशर्स होते हैं, फैमिली, सोसाइटी, सारे प्रेशर्स होते हैं कि भाई एक जॉब मिल जाती है, उसके बाद में गेट प्रिपेयर करो, या गेट प्रिपेयर करने के बाद में जॉब। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर इस न्यू प्लेटफॉर्म पे वी विल बी ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ कोर्सेज कि आपको प्लेसमेंट भी साथ में, मतलब ऐसा करिकुलम डिजाइन करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप गेट के लिए पढ़ रहे हो। वो 1-2 साल में आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि you can also get a placement job, you can also appear for a gate examination. This will be a new different kind of thing. So the 2-in-1 चीज हो जाएगी, placement and gate एक ही। Sir, you have been teaching on Unacademy for so long, right? And बहुत सारे नए faculties ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हो इस मूव को, like towards the good of students? सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपना नया स्टार्ट हुआ डाटा साइंस एंड एआई, ये सारे ब्रांचेस एप्लीकेबल है जो अपने कोर ब्रांचेस अलॉन्ग विद द कंप्यूटर साइंस। सो व्हाट आई ऑलवेज फील कि दिस इज गुड फॉर द स्टूडेंट, बिकॉज पहला बात ये तो उनको गेट में एक सेकंड पेपर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें वो नए जॉब्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट, जैसा सर ने बोला कि आपने जो पूछा था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज शायद कम हो जाए, आई फील कि बढ़ेगी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अब जैसे सिविल इंजीनियर, इनको आप अगर टेक्निकल से जोड़ोगे, ठीक है, तो टेक जब एआई के साथ आएगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो जो आपका कंस्ट्रक्शन का एफिशिएंसी होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर सिविल, इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे एआई सिर्फ एक कंप्यूटराइज से आपका कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो होगा भी तो उसके होने में बहुत टाइम है, और तो इतना जल्दी आप लोगों को घबराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तो जब ये टीम लॉन्च हो रही है तो ये मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल सबके लिए एप्लीकेबल है। आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, तो आप सब लोग इस सेकंड पेपर को यूज़ कर सकते हो। सो विद द एडिशन ऑफ द टीम, आई फील कि अनअकैडमी बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड आई फील इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेयर टू ऑल। एंड आई जस्ट से कि सर लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो प्लेटफॉर्म है अभी अनअकैडमी पे, वो बहुत अलग है, एंड दे विल एंजॉय इट। एंड हम सब लोग कहीं ना कहीं एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, दैट्स वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे उनको हम इजीली चीज़ें दे पाएँ, स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें दे पाएँ, एंड उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। दैट इज दैट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक दिस सेशन वुड बी वेरी वेरी इंसाइटफुल फॉर एनीवन हु इज हियरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।